हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेस। गाइस, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। उसके टॉपिक में हमने लिया था नेशनल इनकम को कैसे काउंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि नेशनल इनकम की परिभाषा बताएं और उसके बाद नेशनल इनकम को मापने के जो विभिन्न मेथड हैं, जो विभिन्न विधियां हैं, उनकी व्याख्या करें। या फिर इसके अलावा और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि नेशनल इनकम को मापने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं और राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयां सामने आती हैं या उनको कौन कौन सी कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं। या इसके अलावा अलग अलग इसकी जो विधियां हैं उनका वर्णन करवाया जा सकता है कि व्यय विधि किस तरह से व्यय विधि से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, मूल्य वृद्धि विधि से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, या आय विधि से नेशनल इनकम को कैसे काउंट करते हैं। तो चलो इसके बारे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बता रखा है कि नेशनल इनकम होती क्या है, राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं, पहले भी हम ये कवर कर चुके हैं। किसी देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और शुद्ध विदेशी आय के जोड़ को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब राष्ट्रीय आय को मापने की हमारी 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि क्या है, हमारी आय विधि। उसके बाद क्या है, हमारी उत्पाद विधि। और उसके बाद क्या है, हमारी व्यय विधि। तो सबसे पहले हम करेंगे आय विधि क्या है। तो आय विधि के अंदर हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को काउंट करने की ये उत्तम विधि मानी जाती है। और इसका दूसरा नाम क्या है, साधन भुगतान विधि भी इसको बोल देते हैं। अब आय विधि में अगर हमने राष्ट्रीय आय को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आय विधि के अनुसार किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में दिए गए भुगतान, जैसे कि उसको जो मजदूरी है, कितनी मजदूरी मिली है, कितना लगान चुकाया गया है, कितना ब्याज दिया गया है, कितना लाभ दिया गया है, इन सब को टोटल करके हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो यहाँ जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से करेंगे तो उससे पहले हमें 3 अक्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, हमने उसको 3 भागों में, 3 अक्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला अक्षेत्र है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, फिर हमारा है द्वितीय क्षेत्र, और थर्ड वन है हमारा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम प्राकृतिक साधनों का यूज़ करके वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर जैसे कृषि आ जाता है, पशुपालन है, मछली पालन है, वन है, या खनन संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक साधनों का यूज़ करके चीज़ों का उत्पादन करती है। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र। अब ये क्या होता है, ये वो क्षेत्र होता है जिसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में बदल दिया जाता है। मतलब कच्चे माल का प्रयोग करके हम उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें सभी प्रकार के उद्योग आ जाते हैं, बिजली आपूर्ति करने वाले या जल आपूर्ति करने वाले इसमें आ जाते हैं। ऐसे ही थर्ड है हमारा सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र वो होता है जो सेवा प्रदान करता है। इसमें हम सभी प्रकार की सेवाओं को लेते हैं, जैसे बैंकिंग की सेवा है, बीमा की सुविधा है, होटल्स की है, जलपान गृह की है, यातायात या संचार के साधन है, ये सारे के सारे किस में लेते हैं हम, सर्विस सेक्टर में लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं हम, विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकरण करने के बाद जितनी भी साधन आय होती है उसको काउंट करते हैं। अब साधन आय कैसे करते हैं, साधन आय को काउंट करने के लिए ना सबसे पहले तो देखो हमारा जो साधन लगता है वो लगता है मजदूरी देनी पड़ती है। हमने जो भी लेबर हायर करी है उसका हमें पारिश्रमिक देना पड़ता है। तो आय विधि में हम क्या करेंगे, कर्मचारियों के पारिश्रमिक को ऐड करेंगे। तो कर्मचारियों को उनके काम के बदले में जो पैसा दिया जाता है, जो भुगतान किया जाता है, उसे हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहते हैं। इसके अंदर दोनों तरह की इनकम आ जाती है, चाहे उनको मजदूरी के रूप में, कैश के रूप में जो पैसा मिला है वो, या फिर किस्म के रूप में कोई गिफ्ट वगैरह के रूप में कुछ दे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं किस्म के रूप में पारिश्रमिक मिलना। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक को साधन आय में जोड़ा जाता है। ऐसे ही प्रचालन अधिशेष। अब प्रचालन अधिशेष क्या होता है,
उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाली गैर मजदूरी आय, यानी कि एक आय तो हमारी क्या हो गई, जो मजदूरी करके कमाते हैं, वो तो हमारा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में आ गया। लेकिन ऐसी आय जो कर्मचारियों के पारिश्रमिक के में नहीं आती है, जैसे कि लगान हो गया, लाभ हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा प्रचालन अधिशेष कहा जाता है। तो जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं ना, तो हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक और उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, प्रचालन अधिशेष। और एक बात का और ध्यान रखना है आपने, जो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज होता है ना, उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। और इसके अलावा जिन मकानों में मकान मालिक खुद रहते हैं, उनके आरोपित किराए को इसमें शामिल किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, आरोपित किराया? मान लीजिए कोई मकान का मालिक है, अगर वो अपने मकान में खुद ना रहता, है ना, अपने मकान में खुद ना रहता तो वो किराए पर देता, ठीक है, तो किराया उसको मिलता। जो उसको किराया मिलने के चांसेस थे, उसको हम बोलते हैं आरोपित किराया। तो उस किराए को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तीसरी इनकम हमारी कौन सी होती है, मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या होती है, ये वो इनकम होती है जिसमें कार्य से जो आय मिल रही है वो, और उसके साथ साथ संपत्ति से भी जो आय मिल रही है वो, दोनों को हम ऐड करते हैं। मीन्स कोई कार्य करके कमा रहा है या किसी संपत्ति से हमारी इनकम आ रही है, तो उसको हम मिक्स इनकम बोल देते हैं। इस आय में क्या होता है, व्यक्ति एक तरफ तो साधन सेवाएं प्रदान करता है और दूसरी तरफ उसने वस्तुओं का उत्पादन भी किया होता है, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन भी करता है और साधनों की सेवाएं भी उसको मिलती हैं। जैसे किसान है, किसान को खेती से जो भी आय मिलती है वो मिश्रित आय के अंदर आ जाती है, इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो 3 चीज़ें हो गई अभी तक हमारी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया, प्रचालन अधिशेष हो गया, मिश्रित आय हो गया। अब क्या करना है, हमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को भी इसमें जोड़ देना है। विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होती है, विदेशों में साधन सेवाएं देने से प्राप्त आय तथा विदेशियों द्वारा घरेलू क्षेत्र में साधन सेवाएं देने से प्राप्त आय के अंतर को विदेशी शुद्ध साधन आय बोला जाता है। यानी मैंने सीधे से अर्थ में समझे तो विदेशों से जो पैसा हमने कमाया और विदेशों से आकर जो दूसरे विदेशी हमारे यहाँ से कमा कर ले गए, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा शुद्ध विदेशी साधन आय है। यानी कि विदेशों में साधन सेवाएं देने से जो हमें प्राप्त आय है, उसमें से विदेशों को दी गई साधन सेवाओं की आय को माइनस कर देंगे। अब देखो, इसी से हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। इन सबको आप ऐड कर दो, कर्मचारियों का पारिश्रमिक कर दो, प्रचालन अधिशेष कर दो, प्रचालन अधिशेष में क्या आता है, लाभ, लगान और ब्याज आ जाता है। ऐसे ही मिश्रित आय कर दो, जो कि किसानों की आय है, जो जिसमें प्रोडक्शन भी है और संपत्ति से भी कुछ आ रहा है, और शुद्ध विदेशी साधन आय। इन जब चारों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, राष्ट्रीय आय आ जाता है। अब देखो, ये जो राष्ट्रीय आय है, इसको अगर हमें बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें एक टर्म इसमें और ऐड कर देनी है, क्योंकि बाज़ार कीमत है, बाज़ार में कोई भी चीज़ है उसके ऊपर टैक्स लगा होता है, तो इसमें हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाएगी। अब देखो, जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, कि जितने भी शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं ना, उनकी बिक्री से जो भी पैसा मिलता है उसको हम नेशनल इनकम में नहीं शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पेपर वाले दावे होते हैं, कागजी दावे होते हैं। इनसे कोई राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। ऐसे ही पुरानी वस्तुओं की बिक्री से जो भी पैसा आता है उसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना है। किसी ने चोरी की है, डकैती की है, कोई अवैध तरीके से पैसा कमाया है, वो भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। कोई पूंजीगत लाभ हुई है, अचानक से कोई लॉटरियां निकल गई हैं, तो उससे मिली हुई इनकम को भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। स्मगलिंग से कोई पैसा कमाया है, उससे आय प्राप्त हुई है, उसको भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। और ना ही राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। हाँ, लेकिन किसको काउंट करेंगे,
जिस मकान में मकान मालिक स्वयं रहता है उसके आरोपित किराए को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको किराया मिलता अगर वो उस मकान में खुद ना रहता। ऐसे ही हस्तांतरण आय यानी कि जो छात्रवृत्ति है, वन साइड पेमेंट है, बेरोजगारी भत्ता है, विधवा पेंशन है, इसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। तो ये तो थी हमारी आय विधि। उसके बाद हम कवर करते हैं उत्पाद विधि। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो उत्पाद विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको हम मूल्य वृद्धि विधि भी कह सकते हैं और औद्योगिक उद्गम विधि के नाम से भी जानते हैं। सबका सेम मतलब है। इस विधि में हम क्या करते हैं, एक लेखा वर्ष में जितने भी सारे उत्पादक हैं उन्होंने जितना भी नेशनल इनकम को कमाने में योगदान दिया है उसको काउंट करते हैं, यानी कि मूल्य वृद्धि निकालते हैं हर क्षेत्र में। तो टोटल 3 क्षेत्र होते हैं। कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा था, सेम है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब एक बार तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ लेने के बाद हमें क्या करना है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के वर्गीकरण के बाद सभी क्षेत्रों द्वारा जितनी भी उत्पादित मात्रा को ज्ञात कर लिया जाता है और उसको कुल मात्रा को उसकी कीमत से यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी कर लेते हैं। तो जो भी गुणनफल आएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक ही चीज़ का मूल्य 2 बार आ जाएगा। कैसे? देखो, एक वस्तु है ना, उसको एक से ज़्यादा बार जब हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं तो वो दोहरी गणना हो जाती है। और दोहरी गणना से बचने के लिए हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है? मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग। अब मूल्य वृद्धि विधि नाम से ही पता चल रहा है कि कितना मूल्य में वृद्धि हुई है उसको टोटल करके हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे। तो मूल्य वृद्धि के अनुसार उत्पादन की हर अवस्था में वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि को जोड़ लिया जाता है। यानी कि अगर उत्पादन की 3 अवस्थाएं हैं तो तीनों की मूल्य वृद्धि को जोड़ लेंगे, 4 अवस्थाएं हैं तो चारों की मूल्य वृद्धि को जोड़ लेंगे। अब मूल्य वृद्धि निकालेंगे कैसे? इसका एक फॉर्मूला है, जो उत्पादन का मूल्य है उसमें से हम इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि मध्यवर्ती लागतों को घटा देंगे तो वो हमारा मूल्य वृद्धि निकल आएगा। अब इसको हम एक टेबल से समझते हैं। देखो, एक किसान है, पहली अवस्था में वो क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है और वो 1000 रुपये का गेहूं बेचता है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जब उसने गेहूं बेचा है तो उसकी मध्यवर्ती लागत नहीं थी, तो 0 कॉस्ट पे उसने बनाया और 1000 में बेच दिया, यानी कि मूल्य वृद्धि उसने 1000 की। अब उस गेहूं को किसान ने आटा वाली चक्की पर बेच दिया, यानी कि उसको 1000 रुपये मध्यवर्ती किस में आ गया, आटा वाली चक्की पे आ गया। अब क्या है, जो 1000 है, आटे वाली चक्की ने क्या किया, 1000 के गेहूं का आटा बना के 1500 में बेच दिया। यानी कि दिया तो उसने 1000 का गेहूं था, लेकिन उसने उसमें थोड़ी सी मूल्य वृद्धि कर दी, उसका रूप परिवर्तित करके उसको 1500 में बेच रहा है। तो यहाँ पर उसने 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए, यानी कि मूल्य वृद्धि 500 की कर दी। अब तीसरी स्टेज पे अब जो आटा वाली चक्की थी ना, उसने बेकरी वाले को ये आटा बेच दिया 1500 का। ठीक है, अब बेकरी वाले ने 1500 का आटा तो लिया, उसका क्या किया, उसकी डबल रोटी बना के 1500 की चीज़ को उसने 3000 में बेच दिया। तो 1500 का क्योंकि लिया था, बेचा 3000 में, यानी कि मूल्य वृद्धि उसने कितनी कर दी, 1500 कर दी, है ना। अब हम क्या करेंगे, कुल मूल्य वृद्धि को काउंट कर लेंगे। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, कुल मूल्य वृद्धि के इसको काउंट कर लो, ये देखो इसको काउंट कर लो, या फिर आप ये कर सकते हो, ये जो है हमारा जो उत्पादन का मूल्य है इसको काउंट करो। अभी हमने किया था ना, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती को घटा देते हैं, तो उत्पादन का मूल्य इतना है 5500 और मध्यवर्ती वस्तु यानी मध्यवर्ती लागत 2500 है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो भी हमारी मूल्य वृद्धि 3000 ही आएगी। कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारी मूल्य वृद्धि आई है, इस मूल्य वृद्धि को
हम किसके बराबर मानेंगे? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर मानेंगे। यानी कि 3 स्टेज या 4 स्टेज जितने पर भी मूल्य वृद्धि हुई है ना, जब उसको हम टोटल कर देते हैं तो वो हमारी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मानी जाएगी। अब देखो, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन तो हो गया, लेकिन हमें तो नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें शुद्ध विदेशी साधन आय को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे? शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमें शुद्ध निकालनी है, नेशनल इनकम तो शुद्ध ही होती है ना, तो यहाँ पर क्योंकि वो हमारा सकल निकला था तो उसको हमें नेट करना है। नेट करने के लिए हम क्या करेंगे? घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे, और साथ ही साथ इसमें से हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है उसको भी माइनस कर देंगे। तो ये हमारी क्या निकल आएगी? नेशनल इनकम निकल आएगी। ठीक है। अब देखो, नेशनल इनकम हमने कौन सी विधि से करी? मूल्य वृद्धि विधि से। लेकिन जब भी मूल्य वृद्धि विधि से हमें नेशनल इनकम काउंट करनी है तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। कौन कौन सी सावधानी है? कि उत्पादन या मूल्य वृद्धि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने समय हमें क्या देखना है? कि जो स्वयं उपभोग का उत्पादन है उसके आरोपित मूल्य को उत्पादन मूल्य में शामिल करेंगे। यानी कि जैसे आरोपित किराया है उसको शामिल करेंगे, या स्वयं उपभोग के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन जो सेवाएं होंगी ना, स्वयं उपभोग सेवाओं के जो मूल्य होंगे उनके आरोपित मूल्य को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। और क्या ध्यान में रखना है? केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल करेंगे, मध्यवर्ती को दोबारा से नहीं करेंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग की समस्या आ जाएगी। इसके अलावा जो गैर कानूनी तरीके से कमाई गई इनकम है उसको भी शामिल नहीं करना है। जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रहते हैं उनका आरोपित किराया भी नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। पुरानी वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो एक बार नई बनी थी तो उसको नेशनल इनकम में शामिल कर लिया गया था, तो दोबारा से पुरानी वस्तु को शामिल नहीं करना है। सरकारी क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होते हैं। देखो, ऐसा क्यों होते हैं? जो हमारे सरकारी क्षेत्र होते हैं ना, उसके अंदर ना जो परिचालन अधिशेष है यानी कि लाभ लगान और ब्याज, ये शामिल नहीं किए जाते। इसलिए सरकारी क्षेत्र में अगर कोई मूल्य वृद्धि हुई है तो वो कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर ही मानी जाएगी। फिर दलाल के कमीशन को भी दलाल का जो कमीशन है ना उसको उत्पादन के मूल्य में शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सेवाएं दी हैं, जो उन्होंने अपनी उपयोगिता का सृजन किया है, उनकी सेवाओं के बदले में वो उनको कमीशन मिला है, तो उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। उसके बाद बात करते हैं व्यय विधि की। नेशनल इनकम को मापने की तीसरी विधि कौन सी है? व्यय विधि है। नाम से ही पता चल रहा है भी सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ के हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि इस विधि का अन्य नाम भी दे रखा है, इसको हम विन्यास विधि भी बोल देते हैं, इसको हम उपभोग और निवेश विधि भी बोल देते हैं। तो इस विधि के अनुसार किसी भी देश में एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर जितना भी कुल खर्च होता है उसका अनुमान लगाते हैं। यानी कि कुल खर्च का जो अनुमान लगाकर हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। यानी कि एक लेखा वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में खर्चा आने वाला है वो राष्ट्रीय आय होगा। यानी कि कुल व्यय बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन के बराबर होगा। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर होगा? सकल घरेलू उत्पाद पर, बाजार कीमत पे। और इसमें अगर हम शुद्ध विदेशों की शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो वो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। तो राष्ट्रीय आय को गणना अगर हमने करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यय की जाने वाली चीज़ें हैं ना, मतलब कहाँ कहाँ व्यय होता है, उन इकाइयों की पहचान कर लेंगे। मुख्यतः 4 इकाइयाँ हैं, 4 चीज़ें हैं जो खर्चा करती हैं। एक तो परिवार क्षेत्र खर्चा करता है, हाउस होल्ड, एक फर्म है वो खर्चा करेगी, एक सरकार है वो खर्चा करती है, या शेष विश्व क्षेत्र भी हमारे खर्चे कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए करते समय सभी इकाइयों द्वारा किए गए अंतिम व्यय का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि परिवार क्षेत्र ने कितना खर्चा किया, कितना अंतिम व्यय किया, फर्म क्षेत्र ने कितना अंतिम व्यय किया, इसी तरह से अन्य ने कितना अंतिम व्यय किया, इन सब को हम अनुमान लगाते हैं।
तो फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? अंतिम व्यय वो व्यय होता है जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किया जाता है। यानी कि जब हम फाइनल गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं, टोटल खर्चा करते हैं, वो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, जो कि दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है हमारा अंतिम उपभोग व्यय और दूसरा होता है अंतिम निवेश व्यय। अब जो अंतिम उपभोग व्यय है वो क्या है? ये वो खर्चा है या ये वो व्यय होता है जो उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किया जाता है जिनसे उपभोक्ता की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। देखो, अंतिम उपभोग, उपभोग का मतलब यूज़ कर लेना, तो जिसमें उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उसकी प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि हो जाती है, वो अंतिम उपभोग व्यय होता है। ये भी दो तरह का है, एक तो निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दूसरा है सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो, निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है? इसका मतलब व्यक्तियों ने, परिवारों ने या सेवा संस्थाओं ने जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया है ना, उनको हम बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। और सरकार का अंतिम उपभोग व्यय क्या होगा? इसका मतलब है कि सरकार द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्चा किया गया है, एक्सपेंडिचर किया गया है, वो हमारा सरकार द्वारा फाइनल कंजप्शन होगा। जैसे सरकार ने सेना पर खर्च किए हैं या किसी और चीज़ पर खर्च किए हैं। उसके बाद है हमारा अंतिम निवेश व्यय, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, उन्होंने अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर जो खर्चा किया है, इन वस्तुओं का उत्पादन क्रिया में बार बार प्रयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों पर खर्चा करना जिन चीज़ों का बार बार प्रोडक्शन के एरिया में यूज़ होगा, वो खर्चा हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है। जैसे किसान है ना, किसान ने अब ट्रैक्टर खरीदा, अब वो जो ट्रैक्टर है ना, वो उसकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उसने कंजप्शन कर लिया, लेकिन इस ट्रैक्टर को वो आने वाले कई सालों में कई फसलों में यूज़ करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ये फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ये भी हमारा दो तरह का होता है, एक तो होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। स्थायी निवेश क्या होता है? इसमें व्यवसायिक स्थायी निवेश, परिवारों द्वारा मकान के निर्माण पर किया गया स्थायी निवेश तथा सरकार द्वारा किया गया स्थायी निवेश, जैसे सड़क बनवाना, पुल या बांध के निर्माण पर जो खर्चा किया जाता है, वो हमारा स्थायी निवेश कहलाता है। इसी तरह से माल सूची निवेश, इसका संबंध वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन से है। यानी कि एक वर्ष में जितना स्टॉक आ रहा है, जा रहा है, और जो हमारा बच रहा है, चेंज आ रहा है जिसमें, वो हमारा माल सूची निवेश कहलाता है। यानी कि जब हम अंतिम स्टॉक में से यानी क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा स्टॉक में परिवर्तन कहलाता है। इसी को ही हम माल सूची बोलते हैं, जो कि बदलती रहती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद शुद्ध निर्यात क्या होता है? यानी कि निर्यात में से जब हम आयात को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा बचा हुआ शुद्ध निर्यात कहलाएगा। तो अब इन तीनों को जब हम देखेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें नेशनल इनकम काउंट करनी है। अब यहाँ पर देखो, नेशनल इनकम को जब हमें काउंट करना है, तो हमें क्या करना है? जो जो हमने उपभोग व्यय किया ना, जितना भी खर्चा किया, क्योंकि कौन सी विधि कर रहे हैं हम? एक्सपेंडिचर विधि कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर विधि का मतलब है जितने भी एक्सपेंडिचर हुए ना, उनको टोटल कर लो, तो भी हम नेशनल इनकम निकाल पाएंगे। तो पहला क्या था? निजी अंतिम उपभोग व्यय, उसके बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, फिर स्थायी पूंजी निर्माण, फिर स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात, इनमें इनको ऐड कर देते हैं। और क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो हम इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय को ऐड कर देंगे और घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालनी है, इसमें बाज़ार कीमतें नहीं आएंगी, इसलिए हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर देते हैं। अब देखो, व्यय विधि से भी जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, तो कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं।
पहली सावधानी क्या रखनी है हमें कि पुरानी वस्तुओं को खरीदने के लिए जो भी हमने खर्च किया है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पुरानी वस्तुएं हैं। जब वो पहली बार अंतिम वस्तुओं के रूप में बनी थी तब उनको हमने नेशनल इनकम में काउंट कर लिया था। ऐसे ही शेयर, डिबेंचर हैं, आपके बॉन्ड्स वगैरह हैं, इनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये कागजी दावे हैं, इससे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया खर्च, इसको भी अलग से शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य फाइनल गुड्स में आ जाता है। कुल व्यय का माप करते समय हम केवल अंतिम व्यय को ही शामिल करेंगे, मध्यवर्ती व्यय को शामिल नहीं करेंगे। सरकार के जो हस्तांतरण होते हैं, जो वन साइड पेमेंट होती है, उसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय को मापने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी कठिनाई है? सबसे पहली कठिनाई है कीमतों में परिवर्तन। अब क्या होता है, कीमत में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कीमतों में चेंजेस आते रहते हैं। जब वस्तु तैयार हो रही होती है ना तो उसकी कीमत कुछ होती है, लेकिन जो वस्तु तैयार होकर बाजार में बिकने के लिए आती है तो उसकी कीमत कुछ और हो जाती है। इसलिए हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि हम कौन सी वस्तु के मूल्यांकन के आधार, कौन सी कीमत के आधार पर नेशनल इनकम काउंट करें। ठीक है। दूसरा है हमारा विदेशी कंपनियों की इनकम या आय। जिन विदेशों में विदेशी कंपनियों का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ये समस्या आती है कि उनकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों का आय का कुछ भाग तो विदेशों को ही चला जाता है और कुछ भाग वो रह जाता है जो कि जहाँ पर वो कंपनियाँ काम कर रही हैं। तो इसीलिए पता नहीं चल पाता कि कौन सी इनकम को हम नेशनल इनकम में शामिल करें। फिर दोहरी गणना की समस्या बहुत आती है। नेशनल इनकम की गणना करते समय कई बार दोहरी गणना की समस्या आ जाती है। इससे क्या होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय का हम सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। दोहरी गणना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को ही शामिल करना चाहिए। और कौन सी कठिनाई होती है? वस्तु विनिमय का होना। अब हमारे देश में अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है। ठीक है। तो वहाँ पर ये अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कितनी उत्पत्ति हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो बार्टर सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का इतना पता नहीं चलता है। फिर कुछ अविश्वसनीय आंकड़े होते हैं। भारत जैसा देश है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर लोग उत्पादन करते हैं, खर्च भी करते हैं, व्यय भी करते हैं, लेकिन उनका वो सही हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं, तो हमारे को सही डाटा नहीं मिल पाता है। तो गलत डाटा या अपूर्ण डाटा के आधार पर नेशनल इनकम गलत हो सकती है। सब उपभोग के लिए उत्पादन। अब जिन देशों में उत्पादन का अधिकांश भाग लोग अपने ही खाने के लिए या अपने ही यूज़ के लिए रख लेते हैं, तो वहाँ पर उत्पादन की कुल मात्रा में वह भाग शामिल नहीं कर पाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम का अनुमान लगाना कठिन रहता है। व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव भी होता है। अब भारत जैसा जो देश है उसमें एक व्यक्ति ना एक साथ कई कार्यों में लगा रहता है, उसे अलग अलग कार्यों से कितनी आय मिल रही है उसका अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है, तो हम वर्गीकरण ही नहीं कर पाते हैं। फिर है अंतिम और मध्यवर्ती पदार्थों में भेद करना। कई बार क्या होता है, केवल अंतिम वस्तुओं को हम ले लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तु में भेद करना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई वस्तु एक स्थान पर वो मध्यवर्ती दिखती है लेकिन दूसरे स्थान पर वो अंतिम वस्तु होती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।